सो हेलो वेलकम गाइस, मैं सगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, जो आज का हमारा वीडियो है वो होने वाला है बेसिकली अडानी के एयरपोर्ट स्टोरी के ऊपर कि जो अडानी जो कंपनी है, बेसिकली जो अडानी ग्रुप है, वो बेसिकली ये जो एयरपोर्ट है उसमें इतना हैवीली इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, वो लोग बेसिकली ये जो एयरपोर्ट है एयरपोर्ट बिजनेस के पीछे क्यों पड़ चुके हैं। ठीक है, सो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, और बेसिकली मेरे हिसाब से आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमने ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था, फनी नहीं था बेसिकली। ठीक है, सो मीन्स हम आज की वीडियो में बताने वाले आपको कि जो एयरपोर्ट है वो पैसा कैसे कमाती है, एयरपोर्ट काम कैसे करते हैं, बेसिकली ये जो अडानी है वो एयरपोर्ट के पीछे क्यों पड़ चुके हैं, और जो अडानी का जो गोल है वो क्या है, बेसिकली उनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो ये थी हमारी पूरी वीडियो की ओवरव्यू। अभी चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना किसी टाइम पास के। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो चालू करते हैं। सो अभी आप देखोगे, सो ये जो अडानी ग्रुप है वो बेसिकली एक विनिंग स्ट्रेक पे है, यानी बेसिकली वो कितने बिडिंग जीतते आ रहे हैं, मीन्स कितने बिडिंग, यानी जो एयरपोर्ट होता है उसको सरकार बेचती है, यानी एयरपोर्ट के राइट होते हैं वो सरकार बेचती है और उसमें बोलियां लगती है। सो ये जो अडानी ग्रुप है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा मीन्स कब से जीत रही है, मीन्स बहुत सारी बिडिंग में जीत चुकी है, क्योंकि मीन्स बेसिकली हम सबको पता है कि ये जो एयरपोर्ट है वो दहेज में तो आता नहीं है, हमें उसके लिए ऑक्शन में पार्ट देना पड़ता है, बेसिकली हमें उसमें बिडिंग करनी पड़ती है। सो वैसे ही ये जो अडानी ग्रुप है वो एक विनिंग स्ट्रीक पे है, उनके पास तकरीबन मेजोरिटी स्टेक है मुंबई एयरपोर्ट में, और तकरीबन इंडिया के 6 एयरपोर्ट उनके कब्जे में, मीन्स ऑलमोस्ट कब्जे, मीन्स ऑलमोस्ट उनके हो चुके हैं। और उन 6 एयरपोर्ट है बेसिकली, एक बेंगलुरु में है, लखनऊ में है, अहमदाबाद में है, जयपुर में है, त्रिवनंतपुरम में है, देन गुवाहाटी में भी है। ठीक है, सो मीन्स ये जो कंपनी है, जो मीन्स बेसिकली जो अडानी ग्रुप है वो एयरपोर्ट बिजनेस में था ही नहीं। 2 साल पहले उसका नाम और निशान नहीं था एयरपोर्ट बिजनेस में, उसके पास जीरो एक्सपीरियंस था 2 साल पहले। लेकिन अभी आप 2 साल बाद यानी आज के मामले में देखोगे, सो अभी आप पाओगे कि वो ऑलमोस्ट इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन चुका है। सो ये सब जो एयरपोर्ट होते हैं वो सब दहेज में तो आते नहीं है, बेसिकली हम दहेज में आने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हम लोग, उसके लिए हमें बिडिंग करनी पड़ती है। और ये बिडिंग कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बिडिंग होती है, बिडिंग में आपको सरकार के सामने बिड करनी पड़ती है कि हमारे जो एयरपोर्ट होता है, मीन्स मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ उस चीज़ को, कि ये जो एयरपोर्ट है अगर सरकार हमें एयरपोर्ट चलाने देगी, सो बेसिकली ये जो एयरपोर्ट में हर एक बंदा आएगा, यानी कोई एक भी पैसेंजर या फिर कोई एक बंदा इस एयरपोर्ट के अंदर कदम रखेगा, सो उसके ऊपर हम आपको इतना रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे, 20 रुपया देंगे, 50 रुपया देंगे, 100 रुपया देंगे। सो ये जो बिडिंग होती है वो ऐसी होती है, जो कंपनियाँ रहती है, जो प्राइवेट कंपनियाँ रहती है या फिर जो गवर्नमेंट कंपनियाँ रहती है, वो बेसिकली गवर्नमेंट के सामने बिडिंग करती है। वह कहती है कि इस एयरपोर्ट में हर एक बंदा जो इस एयरपोर्ट के अंदर कदम रखेगा उसके पास से हम आपको इतना रुपया देंगे, यानी उसके पास नहीं देंगे, वो फिर चाहे पैसा खर्च करे ना करे, जो करना है उसको करे, लेकिन हम आपको इतना रुपया दे देंगे। और जो सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं हर एक बंदे के ऊपर जो एयरपोर्ट के अंदर आता है, वो कंपनी जीत जाती है, और एयरपोर्ट बेसिकली उसका होता है, मीन्स उसका नहीं होता है, बेसिकली एयरपोर्ट उसको चलाने के लिए मिल जाते हैं। सो बेसिकली अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सो जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है, उसमें अहमदाबाद एयरपोर्ट में जो अडानी ग्रुप है उन्होंने 177 रुपीज़ की बिड की थी, यानी हर एक बंदा, जो भी बंदा एयरपोर्ट के अंदर सिर्फ एक कदम भी रखेगा, सो अडानी ग्रुप को, गवर्नमेंट को 177 रुपीज़ देना पड़ेगा। और अगर हम दूसरी कंपनी की बात करेंगे, सो JMR एक कंपनी का नाम है, वो बेसिकली इंडिया की ऑलमोस्ट लार्जेस्ट, यानी वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। उन्होंने भी ये जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसके लिए बिडिंग की थी, और उन्होंने तकरीबन 85 रुपीज़ की बिड की थी कि हर एक बंदा जो एयरपोर्ट में कदम रखेगा उस तब हम सरकार को 85 रुपया देंगे। सो बेसिकली अडानी ग्रुप 177 रुपया दे रहा था, जो GMR थी वो 85 रुपया दे रही थी, यानी मीन्स तकरीबन 100% का फ़र्क है, यानी जो अडानी है वो GMR से डबल पैसे से भी ज़्यादा पैसे दे रहा था। सो बेसिकली इसलिए अडानी को मिल गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो ये जो JMR है वो बहुत एक्सपीरियंस कंपनी है, और बेसिकली वो इंडिया की ऑलमोस्ट सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर है। सो अभी वो गवर्नमेंट को 85 रुपया देने वाली थी। सो बेसिकली उसने कुछ ना कुछ सोच के तो किया रहेगा ना, उसने ऐसे हवा में 85 रुपया नहीं लाया रहेगा, उसने मीन्स सब कैलकुलेशन करके, सब रेवेन्यू की, सेल्स की, हर एक चीज़ की कैलकुलेशन करके 85 रुपया लाया रहेगा। सो बेसिकली अडानी उससे ज़्यादा पैसा, यानी उससे तकरीबन दुगना पैसा कैसे दे सकता है। सो ये कैसे हो सकता है, मीन्स अडानी हर एक बंदे से जो एयरपोर्ट के अंदर आता है उससे 177 रुपया सरकार को कैसे दे सकता है। मीन्स अगर अडानी को इस पर ब्रेक इवन करना है, सो अडानी को हर एक बंदे के ऊपर से 177 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। सो अभी वो कैसे करेगा हमें पता नहीं है। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि जो एयरपोर्ट है वो पैसा कैसे कमाता है, और अडानी जो अडानी ग्रुप है बेसिकली वो 177 रुपया हर एक बंदे से कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो अगर ये जो एयरपोर्ट होता है वो पैसे कैसे कमाता है, उसको पैसे कमाने के मीन्स 2 सोर्सेज होते हैं।
एक सोर्स होता है एरो रेवेन्यू सोर्स और जो दूसरा सोर्स होता है वो होता है नॉन एरो रेवेन्यू सोर्स। सो अभी एरो रेवेन्यू सोर्स क्या होते हैं? एरो रेवेन्यू सोर्स यानी बेसिकली जो एयरपोर्ट होता है उसमें बेसिकली जो प्लेन होते हैं वो टेक ऑफ करते हैं या फिर लैंड करते हैं या फिर पार्क होते हैं थोड़े टाइम के लिए, उनमें फ्यूज़ भरा जाता है, देन उनमें से लगेज निकाली जाती है। सो अब ये सब चीज़ों के लिए एयरपोर्ट एयरलाइन से और जो पैसेंजर होते हैं उनसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं। एयरलाइन से क्यों पैसे चार्ज करेगा? क्योंकि उनका जो प्लेन है वो बेसिकली उनके एयरपोर्ट में लैंड हुआ या फिर टेक ऑफ किया या फिर उनमें पेट्रोल भरा या फिर लगेज दिया या फिर ये सब चीज़ों के लिए, या फिर उनको जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं उनको सिग्नल दिया, उनको बराबर गाइड किया, नेविगेट किया उनको बेसिकली। सो ये सब चीज़ों के लिए पैसा देते हैं वो एयरलाइन से। और पैसेंजर से पैसा क्यों देगा? क्योंकि जो पैसेंजर होता है वो एयरपोर्ट में आता है और एयरपोर्ट में मीन्स बेसिकली सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी कैमरास होते हैं, लाइट बिल भरना पड़ता है। सो ये सब चीज़ों के लिए वो पैसेंजर से पैसा देता है। सो ये हो गया एरो रेवेन्यू। देन जो दूसरा रेवेन्यू आता है वो होता है नॉन एरो रेवेन्यू, यानी बेसिकली ऐसा पैसा जो एयरपोर्ट को रेंट से मिलता है। यानी जो एयरपोर्ट होता है उसके अंदर बहुत सारी दुकानें होती है, उसके अंदर बेसिकली ड्यूटी फ्री दुकानें होती है। वहाँ पे मीन्स अगर आप वहाँ से सामान खरीदोगे सो आपको ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी। ड्यूटी यानी बेसिकली कस्टम ड्यूटी का पैसा आपको नहीं भरना पड़ेगा। सो ऐसी बहुत सारी दुकानें होती है। सो ये जितनी भी शॉप रहती है जो एयरपोर्ट है वो उनसे रेंट रहता है, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है वो उनको जगह देता है शॉप लगाने के लिए। सो बेसिकली एयरपोर्ट उनसे कुछ रेंट रहता है। देन एयरपोर्ट में बहुत सारे ऐसे पिलर्स होते हैं, बहुत सारे बोर्ड हो सकते हैं। सो उस पर वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो बेसिकली रेंट का पैसा आता है, एडवर्टाइजमेंट का पैसा आता है। देन अगर आप देखोगे सो ये जो एयरपोर्ट होता है उसके बाहर कार की पार्किंग लॉट होते हैं। सो बेसिकली पार्किंग लॉट से पैसा आता है। सो यही सब चीज़ों से जो पैसा आता है उसको हम बोलेंगे नॉन एरो रेवेन्यू। और एयरपोर्ट का जितना भी रेवेन्यू होता है वो उस रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा आता है नॉन एरो रेवेन्यू से। यानी एयरपोर्ट को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता बेसिकली जो एरो रेवेन्यू होता है उससे। उनको एडवर्टाइजमेंट, रेंट, पार्किंग का पैसा, ये सब चीज़ों से उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ये सब चीज़ों से उनको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलते हैं। सो अभी आप पूछोगे कि मीन्स ऐसा क्यों, उनका जो मेन रेवेन्यू है वो नॉन एरो रेवेन्यू से क्यों आता है? क्योंकि अगर आप सोचोगे सो ये जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट मीन्स अपने उसके पास मोनोपोली रहती है कि भाई तेरे को प्लेन लैंड करना है तो इतना पैसा तेरे को देना पड़ेगा, तेरे को टेक ऑफ करना है इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं कर सकता है एयरपोर्ट, ऐसा बेसिकली मोनोपोली नहीं बना सकता। मीन्स हाँ, सोचने के लिए अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पूरे एयरपोर्ट होते हैं उनका जो एरो रेवेन्यूज होते हैं, जो जितना भी पैसा वो लोग एयरलाइन से देते हैं वो पूरा रेगुलेटेड होता है और उसको रेगुलेट करती है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इसलिए जो अथॉरिटी होती है वो बेसिकली एयरपोर्ट मीन्स वो कितना ज़्यादा चार्ज कर पाता है। यानी बेसिकली हर एक चीज़ के ऊपर एक एमआरपी होती है, बिस्किट के ऊपर एमआरपी होती है। सो वैसे ही जो भी प्लेन यानी जो एयरपोर्ट है वो एरो रेवेन्यू से मीन्स हर एक पैसेंजर से या फिर बेसिकली एयरलाइन से जितना पैसा दे सकता है उसकी भी एक लिमिट होती है, उसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता। सो बेसिकली इसलिए जो एरो रेवेन्यूज़ है वो बहुत छोटा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये जो नॉन एरो रेवेन्यूज़ है यानी जो एडवर्टाइजमेंट, रेंट, क्योंकि जो एयरपोर्ट होता है वो अपनी मर्जी के हिसाब से दुकानों से रेंट दे सकता है। वहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं होती, वहाँ पे कोई भी अथॉरिटी नहीं होती। सो वो पार्किंग लॉट का फीस अपनी मनमर्जी से दे सकता है, जो एडवर्टाइजमेंट का फीस है वो भी अपनी मनमर्जी से दे सकता है। सो बेसिकली इसलिए उसका जो रेवेन्यू होता है एयरपोर्ट का वो मेनली आता है नॉन एरो रेवेन्यू से। सो अभी आप देखोगे सो ये जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनका जो नॉन एरो रेवेन्यू होता है उनको अगर आपको बढ़ाना है सो बेसिकली आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका जो एयरपोर्ट है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी, सो बेसिकली लोगों का आपके एयरपोर्ट में पैसा खर्च करने का मन ज़्यादा करेगा या फिर लोगों का आपके एयरपोर्ट में आने का मन ज़्यादा करेगा। सो बेसिकली इसी वजह से नए नए एयरपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की वजह से जो रेवेन्यू होता है यानी जो नॉन एरो रेवेन्यू होता है एडवर्टाइजमेंट वो सब चीज़ों से वो बढ़ जाता है। सो इसीलिए एयरपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ता है। सो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए पैसा लगेगा, फ्री में तो होता नहीं। सो उसमें जो अदानी ग्रुप है उनका अच्छा खासा खर्चा करना ही पड़ेगा। तकरीबन एक एस्टिमेट के हिसाब से उनको तकरीबन 8,000 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा जितने भी एयरपोर्ट है सबको मिला के, ताकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो जाए, ताकि उनका जो नॉन एरो रेवेन्यू है वो बढ़ जाए। मीन्स उसमें एक मार्जिनल ग्रोथ हमें देखने मिलेगा। ठीक है। सो अभी उनको जो नॉन एरो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए उनको अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा, तकरीबन 8,000 करोड़ का। सो अभी आप देखोगे सो 177 रुपया देना पड़ेगा कंपनी को, सरकार को, हर एक बंदे के लिए। देन 8,000 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे सो मीन्स बहुत पैसा जा रहा है, कुछ पैसा आ नहीं रहा है। मीन्स पैसे कमाने के सिर्फ 2 ही सोर्स है, ऐसा नहीं है। बेसिकली पैसा कमाने का एक और भी सोर्स है और वो है रियल एस्टेट। क्योंकि मीन्स अगर आप देखोगे सो ये जो एयरपोर्ट होते हैं सो एयरपोर्ट सिर्फ रनवे और टर्मिनल के साथ नहीं आते। एयरपोर्ट के साथ अगर आप समझ जाए, आप किसी भी एयरपोर्ट के ऑपरेटर बनने के लिए अगर आप बिड करते हो सो आपको सिर्फ एयरपोर्ट का रनवे और एयरपोर्ट का टर्मिनल नहीं मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको बहुत बड़ी मीन्स बहुत ज़्यादा उसके आजू बाजू की ज़मीन भी मिलने वाली है, जिसको बेसिकली हम रियल एस्टेट बोलते हैं ज़मीन। सो उस ज़मीन पर आप कुछ भी कर सकते हो आपके हिसाब से।
आप उस ज़मीन पे बेसिकली होटल बना सकते हो, रेस्टोरेंट्स बना सकते हो, देन आप बेसिकली वहाँ पे मीटिंग स्पॉट बना सकते हो, देन ये सब चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो, पार्किंग लॉट बना सकते हो। सो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो। सो बेसिकली आपको इससे भी अच्छा खासा पैसा आ सकता है। सो अभी जो अडानी ग्रुप है उसको अगर रियल एस्टेट से पैसा कमाना है, सो जो इंडिया का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो ऊपर जाना चाहिए। अगर इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट ऊपर गया तो बेसिकली ये जो एयरपोर्ट के आजू बाजू की ज़मीन है वो बेसिकली सोना बन जाएगी, वो सोना उगलेगी, मीन्स अमीर बन जाएगा भाई। अडानी के पास पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि अगर जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो अगर ऊपर गया सो बेसिकली हर एक जगह का रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर जाने वाला है। और अगर जो एयरपोर्ट के आजू बाजू के जो घर होते हैं या फिर होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि एयरपोर्ट से इतना पास पड़ते हैं और मीटिंग स्पॉट होते हैं, वो सबकी बहुत डिमांड होती है, जिसकी वजह से उनका जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो क्या रियल एस्टेट सेक्टर बूम कर सकता है इंडिया का? जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम है बूम करने के लिए। जी हाँ, अडानी जी ने, यानी जो अडानी ग्रुप है, उन्होंने ये जो एयरपोर्ट लीज के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 50 साल के लिए दिए। यानी बेसिकली ये जो अडानी ग्रुप है वो जो 6 एयरपोर्ट जैसे हमने बताया और मुंबई एयरपोर्ट यानी 7 एयरपोर्ट तकरीबन 50 साल तक हैंडल करने वाले। सो अभी 50 साल में चांसेस तो है अच्छे खासे कि जो रियल एस्टेट है उसके प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। सो जो अडानी ग्रुप है उसको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है रियल एस्टेट की वजह से। और मेरे हिसाब से ये जो अडानी ग्रुप है वो मेरे हिसाब से मेनली जो रियल एस्टेट है उसके ऊपर ही बैठ कर है, क्योंकि मीन्स एरो रेवेन्यू और नॉन एरो रेवेन्यू मीन्स इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो रियल एस्टेट है वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा जंप होने के चांसेस लग रहे हैं हमें। ठीक है, सो अभी हमें पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो अडानी ग्रुप है वो रियल एस्टेट पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, सो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो एयरपोर्ट है वो पैसा कैसे कमाता है, देन अडानी ग्रुप जो एयरपोर्ट बिजनेस है उसमें घुसना क्यों चाहते हैं, देन ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी। देन यहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, जो रियल एस्टेट सेक्टर है ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता। अगर आपको ये डाउट है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, अभी फिलहाल क्रैश हो रहा है कि नहीं हो सकता, सो बेसिकली हमने रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर 2 वीडियो बनाई है, वो दोनों वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में। वो दोनों वीडियो बहुत अच्छी खासी है, अगर आपने वो दोनों वीडियो देख ली तो आपको सब प्रॉब्लम का पता चल जाएगा कि मीन्स जो हमारी इंडिया की जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। ठीक है, सो प्लीज़ वो दोनों वीडियो देख लेना। सो अभी तक हमने आपको जो एयरपोर्ट बिजनेस है उसके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई। सो अभी चलते थोड़ा डिसएडवांटेज की तरफ। सो इसका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से जो इंटरनेशनल ट्रैवल है या फिर जो नेशनल डोमेस्टिक ट्रैवल है उसमें रोक लग चुकी है। और बेसिकली जो मीटिंग के लिए आपको यहाँ से वहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना पड़ता था या फिर इंटरनेशनल मीटिंग होती थी, सो अभी सब सिर्फ ऑनलाइन हो जाते हैं, जूम की मदद से या फिर गूगल मीट की मदद से। सो जिसकी वजह से एयरपोर्ट में थोड़ा जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मीन्स बेसिकली अगर कम लोग आएंगे सो रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे सो जो अडानी ग्रुप है वो हर एक बंदा अगर एयरपोर्ट में कदम रखेगा उसके हिसाब से पैसा देगा। सो अगर कम बंदे एयरपोर्ट के अंदर आएंगे सो उनको कम पैसा देना पड़ेगा। सो ये तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो एयरपोर्ट होते हैं उसके कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी होते हैं, जैसे लाइटिंग का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, सो ये सब चीज़ें, फिर टैक्सेस। सो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली एयरपोर्ट के अंदर कोई बंदा आए या फिर ना आए आपको ये सब चीज़ों का खर्चा देना ही पड़ेगा। सो बेसिकली अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग सबसे हम सिक्योरिटी का खर्चा, ये सब चीज़ें उनकी टिकट में से निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर कम बंदे आएंगे तो बेसिकली हमें ये सब खर्चा मीन्स महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, सो अभी फिलहाल एयरपोर्ट बिजनेस के सामने ये सब मुसीबतें खड़ी है। सो इसी वजह से मेरे हिसाब से जो अडानी ग्रुप है वो अभी ये सब जो एयरपोर्ट है उसका पोजीशन नहीं लेना चाहता, वो थोड़ा वेट करना चाहते हैं। और अगर उसने पोजीशन ले भी लिया तो उसके सामने और भी बड़ी बड़ी मुसीबतें, जैसे अगर हम बात करेंगे जो जयपुर एयरपोर्ट है। सो अडानी ग्रुप ने जब ये जो बिड है उसमें एंटर किया था, जब ये गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वादा किया था कि आपको ज़्यादा लैंड मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि आपको इतना लैंड नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा कम लैंड मिलेगा। सो बेसिकली अब ये तो चीटिंग हो गई ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आपने साफ साफ कहा था कि आपको ज़्यादा लैंड मिलने वाला है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि आपको इतना ही ज़मीन मिलेगा। सो ये तो चीटिंग हो गई। सो बेसिकली ये भी प्रॉब्लम हो चुकी है। सो ये तो थी जयपुर एयरपोर्ट के साथ प्रॉब्लम। देन यहाँ पे जो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है, यानी जो हमारे केरला में जो तिरुवनंतपुरम है उनका जो एयरपोर्ट है उसमें जो प्रॉब्लम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम यही है कि जो केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अडानी ग्रुप का एयरपोर्ट देना नहीं चाहती। क्यों देना नहीं चाहती? क्योंकि जो केरला जो गवर्नमेंट है उनकी खुद की एक कंपनी है, उन्होंने बिड किया था उस एयरपोर्ट के लिए और दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। यानी अडानी ग्रुप और जो केरला स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन दोनों की बिड में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था, जिसकी वजह से जो केरला की जो सरकार है वो बोल रही कि आपने दोनों ने ऑलमोस्ट सेम बिड किया था, सो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी कंपनी को हम एयरपोर्ट दें। लेकिन जो अडानी ग्रुप है उनका जो बिड था वो स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा ही ज़्यादा था। सो बेसिकली रूल्स के हिसाब से अडानी ग्रुप को मिलना चाहिए, लेकिन जो केरला जो गवर्नमेंट है वो तो अपनी स्टेट वाली कंपनी को ही प्रीफर करेगी। सो अभी देखते हैं इसका क्या होता है। देन फिर अगर हम बात करेंगे बेंगलुरु और गुवाहाटी के एयरपोर्ट की, उनमें बेसिकली कुछ अपग्रेडेशंस करवाने पड़ सकते हैं।
क्योंकि उनमें बेसिकली कुछ ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं और साथ ही साथ ये जो दोनों एयरपोर्ट हैं उन पे कुछ कोर्ट केस भी चल रहे हैं। हाँ, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़े से कोर्ट के केसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो भी देखना पड़ेगा हमें कि मीन्स क्या करता है अडानी ग्रुप इसके बारे में। तो ये सब थी बेसिकली प्रॉब्लम एयरपोर्ट बिजनेस के साथ। और बेसिकली अडानी ग्रुप ने जो एयरपोर्ट खरीदे खरीदे तो नहीं, बेसिकली उनको ऑपरेट करने के लिए बिडिंग की थी, उन सब एयरपोर्ट के बेसिकली डिसएडवांटेजेस, उन सब एयरपोर्ट के प्रॉब्लम्स। सो ये जो वीडियो है उससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? उससे हमें कंक्लूजन तो यही मिलता है कि मे बी ये जो अडानी ग्रुप है इन्होंने जो एयरपोर्ट की जो बिडिंग है उसको तो जीत लिया, यानी जो एयरपोर्ट है उसको तो जीत लिया, लेकिन क्या ये जो अडानी ग्रुप है वो एयरपोर्ट से प्रॉफिट कमा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या पता हमें इसका आंसर यस मिल सकता है, नो मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो कोरोना वायरस है वो कब तक रहेगा। देन फिर ये जो कोर्ट केसेस है, देन जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो जयपुर की जो सरकार है, ज़मीन देगी नहीं देगी। सो ऐसे बहुत सारे और से बहुत सारे वेरिएबल्स है इस इक्वेशन में। सो अभी इसको डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये जो बिज़नेस है, यानी जो अडानी का जो एयरपोर्ट बिज़नेस है, उसको अभी इतने पहले से जो गैस करना है उसमें प्रेडिक्शन करना बहुत मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। हमें अभी से प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। जो बिज़नेस है उसको थोड़ा चालू होने देना चाहिए, थोड़ा चालू हो जाएगा देन मीन्स उसके हिसाब से फिर हमें थोड़ा प्रेडिक्शन करना चाहिए। हमें मीन्स तकरीबन बिज़नेस को 1-2 साल हो जाएगा, बिज़नेस चालू हो जाएगा, जो एयरपोर्ट है वो सबसे रेवेन्यू आने लग जाएंगे, हमें रिपोर्ट्स देखने मिलेंगे, देन उसके बाद हम कुछ प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया तो ये सरासर सट्टेबाजी हो जाएगी, मीन्स हम सट्टा ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के पहले, आपको थोड़ा 1-2 साल वेट करना चाहिए, देन आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हो, आपको लगता है कि हाँ भाई अडानी ग्रुप जिसमें भी पैसा डालेगी वो बिजनेस ऊपर जाने ही वाला है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस और बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, आपके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये थी आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दबा देना, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सबको हमारे चैनल रिकमेंड करना, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं और बेसिकली जो हमारे मेन वीडियोस होती है वो इन्वेस्टिंग के ऊपर ही होती है, स्टॉक मार्केट के ऊपर ही होती है बेसिकली, और थोड़ी थोड़ी रियल एस्टेट के ऊपर भी होती है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी।